अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आपके लिए हम लेकर आए हैं सिलसिला नावल तुमसे क्या कहे जाना की एपिसोड 30। तो चलते हैं एपिसोड की तरफ। फ़ाहम कुछ देर पहले ही ऑफिस से उठा था, इस बात का यकीन करके कि वो अपनी अम्मी के घर जा चुकी होगी। वो हैरान था कि उसका मैसेज सीन करने के बावजूद भी उसने कोई जवाब नहीं दिया था। निकलने से पहले उसने ड्राइवर को कॉल की। उसने तस्दीक कर दी थी कि वो कुछ देर पहले ही किरत को उसकी अम्मी के घर छोड़ आया है। अभी वो गायब दिमागी के आलम में अपनी गाड़ी में बैठ ही रहा था कि रुबाब की कॉल आ गई। किधर हो? सलाम दुआ के बाद उसने अगला सवाल किया। बस ऑफिस से निकल रहा हूँ। क्यों, खैरियत है? वो अपनी ही सोचों के बाइस उसके लहजे की संजीदगी का अंदाज़ा नहीं कर पाया। हाँ, करीब की कॉफ़ी शॉप पर आ जाओ, मैं वहाँ तुम्हारा वेट कर रही हूँ। अब की बार वो किसी कदर हैरान हुआ। रुबाब ने इस तरह कभी उसे नहीं बुलाया था। सब ठीक है ना? वो अब परेशान हुआ। हाँ बस पहुँचो, मुख्तसर कहकर रुबाब ने कॉल काट दी। वो परेशान सा गाड़ी लिए उसकी बताई गई कॉफ़ी शॉप पर पहुंचा। जो ही दाखिली दरवाजे से दाखिल हुआ, सामने ही ब्लैक जीन्स पर खूबसूरत सा कॉटन का दीदा जेब कुर्ता पहने, गले में उसी के हमरंग स्कार्फ लिए वो भी लग रहा था कि ऑफिस से सीधा वहीं आई है। परेशान कर दिया आपने मुझे। उसके करीब आते उसके माथे पर प्यार करते वो वाकई बेहद परेशान था। परेशान तो तुमने मुझे किया हुआ है, वो एक नाराज़ नज़र उस पर डालकर बोली। मैंने क्या किया है? वो हैरान सा हुआ कि वो किस बारे में बात कर रही थी। यही तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि क्या हुआ है तुम्हारे और किरत के बीच? क्यों बेवकूफ़ियाँ करते फिर रहे हो तुम दोनों? वो वाकई में खफा थी, उसके लहजे से साफ अंदाज़ा हो रहा था। प्लीज़ यार, आप इस मामले से दूर रहें। उसे लगा कि शायद किरत ने रुबाब को सब बताया हो। उसे किरत पर सख्त गुस्सा आया। जब वो किसी तीसरे को अपने मामले में इन्वॉल्व नहीं कर रहा था तो वो उसकी बहन को क्यों इन्वॉल्व कर रही थी? क्यों ना पढ़ूं? मैं उस लड़की को पूरे एतमाद से तुम्हारे लिए उसके घर वालों से मांग कर लाई थी। वो अगर तुम्हारी जिम्मेदारी है तो उससे ज़्यादा मेरी जिम्मेदारी है। मैं समझती थी कि किरत की बेवकूफ़ियों को तुम बहुत अच्छे से टैकल कर लोगे। उसमें बुर्दबारी नहीं है, मगर तुम में तो थी फ़ाहम। मेरे भाई, क्यों अपना घर खराब करने पर तुले हो? आहिस्ता आवाज़ में वो उसकी अच्छी खासी क्लास ले गई थी। आपको जब उसने सब बताया है तो अपनी बदगुमानी क्यों नहीं बताई? बस मेरी ही बुराइयां की हैं उसने। वो भी जैसे उससे नाराज़ हुआ। किरत ने मुझे फ़ोन करके कुछ नहीं बताया। बुशरा बाजी ने मुझे कॉल की थी कि घर में सब ठीक नहीं है, आप वहाँ बेटे से बात करें। मुझे तो ये भी नहीं पता कि किस बात पर तुमने उसे यूँ उसकी अम्मी के घर भेज दिया है। आज तक एक रात तो तुमने उसे रहने नहीं दिया और फिर जैसे वो रोते हुए गई है। फ़ाहम, मुझे सीधी तरह बताओ क्या हुआ है? कहीं इस सब के पीछे फिर से वही मनहूस रबिया तो नहीं? आखिरकार वो मामले की तह तक पहुंच चुकी थी, मगर अभी भी कश्मकश में थी। वही है, लब भेज कर वो उससे सब बताता चला गया। या अल्लाह, मैं क्या करूं तुम्हारा? तुमने उसे क्यों नहीं बताया पहले ही कि रबिया तुम्हारे पीछे पागल थी किसी ज़माने में, मगर तुम्हारे दिल में ऐसा कुछ नहीं था? वो अपना माथा पीट कर रह गई। यही बात उसे समझनी चाहिए थी कि अगर वो कभी मेरी ज़िंदगी में कोई अहमियत रखती होती तो मैं किरत को कभी धोखे में नहीं रखता, खुलकर उसे सब बताता। मैंने तो कभी उससे कुछ गलत बयानी नहीं की। मैंने तो उससे एतबार का रिश्ता पहले जोड़ा था, शौहर तो बाद में उसका बना था। उसने इस एतमाद का ही पास नहीं रखा, सीधा सीधा मुझे बना दिया। किसी भी केस में जांच पड़ताल के बगैर सज़ा नहीं सुनाई जाती। इल्ज़ाम लगाती, मुझे मुल्ज़िम बना देती। उसने तो सब कुछ फ़र्ज़ करके मुझे कसूरवार ठहरा दिया। तो ठीक है, फिर अपने मफरूज़ों के साथ रहे। मैंने तो इस रिश्ते की बुनियाद एतबार से रखी थी, मगर वो तो मुझ पर एतबार ही नहीं कर सकी। तो फिर मैं क्यों ज़बरदस्ती उसे अपने साथ बांध कर रखूँ? अगर उसे मेरी चार दीवारी में घुटन होती है, जहाँ मैं उसे ज़माने के सर्द व गर्म से बचा कर रखना चाहता हूँ, तो बेहतर है कि वो वहाँ जाए जहाँ वो खुलकर सांस ले सकती है। इसीलिए मैंने उसे तलाक का हक़ दिया था कि वो कभी ज़िंदगी में मुझे मेल शॉनिज़म का टैग न दे दे, मगर वही हुआ। खैर, मैं चाहता हूँ कि कुछ दिन वो वहाँ रहे, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स वाला वक्त नहीं दोहराना चाहता। उसने मुझे बहुत ख़ास यादें दी हैं, मोहब्बत दी है, मेरी परवाह की है, मुझे महसूस करवाया है कि मैं किसी के लिए बहुत ख़ास हूँ। मैं इस सब खुशनुमा एहसासात को नफ़रत में नहीं बदलना चाहता। मैं नहीं चाहता कि हमारे माँ बाप की तरह वो दिन रात मुझे ज़लील करे और मैं उसे। मैं बहुत जल्दी ये सब उससे भी कहूँगा, आगे जो उसकी मर्ज़ी। रुबाब ने उसे इतना शिकस्त सा अपने माँ बाप की डिवोर्स पर भी नहीं देखा था।
जितना बेबस और तकलीफ़ में वो इस वक्त था। मत करो यूँ, वो बेवकूफ़ है, उसे सब बता दो, उसकी गलतफहमी दूर करो। उसका टेबल पर रखा हाथ थाम कर उसे अपने जान से प्यारे भाई के झुके सर को देखा। उसे न जाने क्यों गुमान गुजरा कि जैसे वो अपने आंसू से छुपाने के लिए सर नीचे कर गया है। उसके हाथ थपथपाने पर वो बमुश्किल खुद को कंपोज करके सर उठाकर जलती आंखों से बमुश्किल एक नज़र रुबाब के चेहरे पर डालकर सर बाएं जाने मोड़कर ग्लास वॉल से नज़र आते भागते दौड़ते नज़ारों को देखने लगा। थोड़ा सा तो एतबार करती, मुझसे पूछती कि क्या वो सही कह रही है, मगर उसने ऐसा नहीं किया। राबी, कल को कोई और लड़की आकर उसे मेरे बारे में ऐसा ही कुछ कहेगी तो वो उस पर भी यकीन कर लेगी। इसका क्या मतलब हुआ? यही ना कि वो मुझ पर एतबार नहीं करती। पॉजिटिव होने में और बेएतबार होने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। वो पॉजिटिव होती, मैं जान वार देता उस पर, मगर उसने बेएतबारी की है, मेरी इज़्ज़त नफ्स पर वार किया है, मेरी मोहब्बत पर शक किया है। इसके लिए मैं उसे फ़िलहाल माफ़ नहीं कर सकता। वो किस कर्ब से गुजर रहा था, उसके चेहरे से बखूबी आया हो रहा था। और आप, उसने उंगली उठाकर उसे वार्न करने के अंदाज में देखा, आप ना उसके पास जाएंगी ना ही उससे कोई बात करेंगी। क्या सारी ज़िंदगी वो बेवकूफ़ियाँ करके मेरे और अपने रिश्ते को यूँ बीच में इंतज़ार में लटकाती रहा करेगी? नहीं, उसे सोचना होगा कि उसे ये रिश्ता कैसे निभाना है, और अगर नहीं निभाना तो वो बखुशी। इससे आगे उससे जुमला मुकम्मल नहीं हो सका। किरत की मोहब्बत उसके चेहरे से चीख चीख कर आया हो रही थी। इस वक्त रुबाब को किरत पर वाकई बेतहाशा गुस्सा आया था। वो सही तो कह रहा था। आप अभी तक ऐसे ही बैठे हैं? मम्मी ने कहा भी था कि ज़ूफ़िया का ब्राइडल लेने जाना है आज। ज़ूफ़िया की शादी को बमुश्किल 2 हफ्ते रह गए थे और उनकी खूब दौड़ें लग रही थी। इस वक्त भी वो आयदुन का इंतज़ार करके आखिर कमरे में आई, जहाँ वो लैपटॉप लिए कोई मेल्स चेक कर रहा था। हाँ यार, कमरे में कीज़ लेने ही आया था। इतनी देर में मैनेजर की कॉल आ गई कि कुछ ज़रूरी शिपमेंट्स फंस गई हैं, एयरपोर्ट से क्लियर नहीं कर रहे हैं। बस इसी के लिए वहाँ के अमले को मेल कर रहा हूँ। वो तेज़ी से कीबोर्ड पर हाथ चलाते उसे अपना मसला बता रहा था। मैं अगर आपकी जगह कोई ज़रूरी कॉल सुनने बैठ जाती ना, तो अपने इतने सारे ताने मुझे दे देने थे। वो बाजू को दाएं बाएं फैलाकर बोली, आप अब थोड़ी देर के लिए चुप करेंगी कि मैं मेल कर लिख लूँ? उसकी बात पर कोई भी कमेंट दिए बगैर वो संजीदगी से उसे एक नज़र देखकर बोला। अबिया ने हैरत से उसके तेवर देखे, फिर खामोश होकर कमरे से ही बाहर चली गई। कुछ देर बाद मेल करके लैपटॉप साइड टेबल पर रखता, वहाँ से गाड़ी की चाबियाँ उठाता वो बाहर आया, जहाँ वो लाउंज में खामोशी से बैठी मरियम की कोई बात सुन रही थी। चलें? करीब आकर उसने कुछ खफा सी अपनी बेगम को देखा, जो पर्पल सूट पर लाइट ब्राउन और पर्पल इम्तिजाज का खूबसूरत सा दुपट्टा लिए बालों को अधखुला छोड़े हल्के से मेकअप में उसके दिल के तार छेड़ रही थी। उसे कोई जवाब दिए बगैर वो खामोशी से अपनी जगह से उठकर मरियम के हाथ से कोई कार्ड लेकर बाहर की जाने पड़ी। गाड़ी में भी उसने चंद एक बातें उससे की, मगर अबिया की जानिब से खामोशी ही का राज रहा। अब उसे मामला गंभीर होता महसूस हुआ, लेकिन उसे याद नहीं पड़ रहा था कि उसने ऐसा क्या कहा था कि वो इतनी खफा हो गई थी, सवाए इसके कि वो अर्जेंट काम करके आ रहा है। बदलूबा शॉप से उन्होंने ज़ूफ़िया का ब्राइडल उठाया। ज्वेलर की शॉप पर भी उन्हें जाना था। वहाँ से निकलकर वो पास ही ज्वेलर की शॉप पर पहुँच गई। ये रिंग अच्छी लग रही है। एक खूबसूरत सी रिंग देखकर उसने एक बार फिर अबिया को मुखातिब किया, जिसने महज एक नज़र उठाकर रिंग की जानिब देखा। लम्हा भर को उसकी नज़र ठहरी, आंखों में सताइश उभरी, मगर मुंह से वो कुछ नहीं बोली। आयदून को अब उसकी ये नाराज़गी क्यूट सी लगने लग गई थी। वो आगे बढ़कर ज़ूफ़िया के लिए बनवाए गए कड़े और चूड़ियाँ देखने लगी। जब उसने चुपके से ज्वेलर को कहकर वो रिंग पैक करवा ली। वहाँ से निकलकर उन्होंने मार्केट का खाना चेक करने जाना था। वहाँ से फारिग होते उन्हें घंटा 1.5 घंटा हो चुका था। इस दौरान अबिया ने महज ज़रूरत की बात की, आयदून से कोई बात नहीं की, देखना तो दूर की बात। गाड़ी में बैठी वो बाहर के नज़ारों में मगन थी, जब उसे एहसास हुआ कि वो लोग घर की जानिब नहीं जा रहे। मगर फिर वो यही समझी कि शायद आयदून ने कोई दूसरा रूट लिया है, इसीलिए उससे नहीं पूछा। मगर जब मज़ीद आधा घंटा गुजर गया और वो लोग घर के रास्ते पर नहीं मुड़े, तब उसे आखिरकार पूछना पड़ा, हम कहाँ जा रहे हैं? लम्हा भर को उसकी जानिब देखकर उसने सवाल किया। नदिया के उस पार, उसके बरजस सर मगर शोखी लिए जवाब पर उसने अब की बार एक खफा नज़र उस पर डाली। सही बताएं, क्या फजूल बात है?
वो उसकी भी इस बेवक की खैर संजीदगी पर बरम हुई। सही बता रहा हूँ, अभी भी खामोश रह लेती तो बस थोड़ी देर में हम पहुँच जाते। वो उसकी खामोशी पर चोट करके बोला। और फिर वाकई कुछ देर बाद वो लोग शहर से दूर एक खूबसूरत सी पगडंडी पर खड़े थे। यहाँ क्यों आए हैं? उसका लहजा हनूस खफा सा था। आयदून को भी उस पर जी भर कर प्यार आया। उसके यूँ अचानक इजहार पर अब की बार वो सही खामोश हुई थी। अपनी गंभीर आवाज़ में अबिया की पसंदीदा नज़्म पढ़ते वो एकदम दो जानू झुका अपनी बंद मुट्ठी को उसके सामने खोला। उस पर वही रंग थी जो अभी कुछ देर पहले वो उसे दिखा रहा था। वो हैरान हुई। उसने कब खरीदी उसे तो पता भी नहीं चला। सॉरी। उसके सामने मुट्ठी खोलकर वो महज इतना ही कह सका। आंखों में बसे रोशन जुगनू अबिया को इस लम्हे खैरा कर रहे थे। मैं इतनी नाराज़ नहीं थी। वो उसके इस कदर खूबसूरत इजहार और इस अमल पर शर्मिंदा सी हुई। जनाब, आप जितना भी नाराज़ हों, लेकिन प्लीज़ आइंदा ये खामोशी की मार नहीं मारना। उसका बायां हाथ थाम कर अंगूठी पहनाते अपनी जगह से उठकर उसका हाथ थामे वो उसके करीब आया। आपने खुद ही तो कहा था खामोश हो जाओ। एक नज़र उसे देखकर वो उसे उसकी ज़्यादती याद दिलाने लगी। मेरी जान उस वक्त के लिए कहा था, ये थोड़ी ना कहा था कि अब खामोश ही रहें। उसे खुद से लगाते वो मोहब्बत से चूर लहजे में बोला। वैसे नाराज़गी का कुछ तो फ़ायदा हुआ। उसके कंधे पर थोड़ी टिकाए वो शरारत से उसकी जानिब देखकर बोली, जो हल्का सा सर और आंखें तिरछी किए उसके शरारती चेहरे को देख रहा था। आप पर ऐसे हज़ारों तोहफे कुर्बान, लेकिन खामोशी नहीं। नाराज़ हों, लड़ें, झगड़ें, मगर चुप्पी मार ना मारें। वो वाकई परेशान हो गया था उसकी इतनी तवील खामोशी से। मैंने कहीं पढ़ा था कि बीवी खफा हो तो मन्नत समाजत से बेहतर है कोई तोहफा दे दो, वो ठीक हो जाएगी। उसकी बात पर वो ठटकी। आप मुझे लालची कह रहे हैं? वो फिर से खफा होने के दर पर हुई। मेरी तौबा यार, सोच भी नहीं सकता ऐसा। वैसे ही कह रहा हूँ कि तजर्बा किया है, वाक़ा हुआ है। उसके माथे पर बोसा देते दोनों उस वक्त मगन ये फरामोश कर चुके थे कि घर में और अपने बेडरूम में नहीं है। अबिया को इस बात का एहसास सबसे पहले हुआ। हम अपने रूम में नहीं खड़े। उसके माथा चूमने पर वो झेप कर बोली। ओह, एक तो आप पास होती हैं तो सब सुबत ख़त्म हो जाती है मेरी। वो साहब गोई से बोलता उससे थोड़ा दूर हुआ। ये जगह कैसी लगी? इर्द गिर्द बहुत से फार्म हाउस है, बेहद खूबसूरत। वो भी जगह को देखकर खुशदिली से बोली, फिर किसी दिन फुर्सत से लेकर आऊँगा, अभी चलते हैं। उसे वक्त गुजरने का एहसास हुआ। घर जाकर भी बहुत से काम करने हैं। उसे भी जैसे ही एकदम होश आया, उसे गाड़ी में बैठने का इशारा करता वो भी ड्राइविंग सीट की जाने बढ़ा। खैर है, तुम इतना बड़ा बैग बनाकर क्यों आई हो? वो जब से आई थी अनीला को हौलाई दे रही थी। उन सब से सलाम दुआ भी बहुत सरसरी सी करके वो अपने कमरे में बंद हो चुकी थी, जो शादी से पहले वो इस्तेमाल करती थी। अनीला परेशान सी उसके पीछे आई। क्या हो गया अम्मी? मैं क्या यहाँ रहने नहीं आ सकती? वो फ़िलहाल माँ को तो ज़रा सी भी इस मामले की हवा नहीं लगने देना चाहती थी। वो पहले ही दिल की मरीज़ा थी, न जाने ये सब सुनकर उन पर क्या गुजरती। आ सकती हो, मगर फ़ाहम ने कभी तुम्हें एक रात के लिए भी नहीं भेजा। वो जानती थी उसे इन सब सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। ज़रूरी तो नहीं कि जिसे कभी अक्ल ना आई हो उसे सारी ज़िंदगी अक्ल नहीं आएगी। उसकी बात पर अनीला के माथे पर बल पड़े। उन्हें फ़ाहम वैसे भी बहुत अजीज़ था। ये मियाँ के बारे में ऐसे बात करते हैं? उनकी झाड़ पिलाने पर वो जो अलमारी में कपड़े रख रही थी अजीब खोखला सा हंसी। उसने कह दिया था तो तुम्हें खुद सोचना चाहिए था कि वो अकेला इतने दिन क्या करेगा। 100 शौहर के काम होते हैं, नाश्ता, खाना, कपड़े। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, वो हाथ उठाकर ज़ख्मी से मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए उन्हें टोक गई। अम्मी, उनके हर काम के लिए वहाँ नौकर मौजूद हैं। उन्हें बीवी की कमी महसूस नहीं होगी। आप फिक्र ना करें। किरत की बात पर उनका मुंह खुला का खुला रह गया। किरत, तुम कोई बेवकूफ़ी करके तो नहीं आई? उसके अजीब व गरीब अंदाज पर अब के वो बौखलाईं। ऐसा कुछ नहीं है अम्मी,
आप मुझे ये फील करवानी है कि जैसे आप मेरी माँ नहीं फ़ाहम की माँ हैं। वो मुँह बसूर कर बोली। तुम्हारे ही हवाले से तो वो भी मुझे बेहद प्यारा है बेटे। अनीला ने अपने ख्यालात पर ख़ुद को डपटा। वाकई ज़रूरी थोड़ी है कि वो जैसा सोच रही हैं वैसा ही हो। खुद को तसल्ली भी थी। मैं तो हमेशा ही आपका शुक्रगुजार रहूँगा। अगर आप उस दिन कॉल करके मुझे शादी के लिए ना कहती तो शायद मुझे कभी अंदाज़ा ही ना होता कि मैं अपने साथ ये शादी ना करके कितनी बड़ी ज़्यादती कर रहा था। 2 दिन से वो खुद घूम फिर रहे थे। कल उनकी वापसी थी। जो अजनबियत की दीवार उस रात दानील ने गिराई थी वो अब हमेशा के लिए उनके दरमियान से मिट चुकी थी। फ़ोन पर बात करते उसने मुड़कर मोहब्बत से बेड पर सोई ज़बीन को देखा। वो खुद ग्लास वॉल के सामने खड़ा बाहर की इस्तांबुल के खूबसूरत नज़ारों को देखने में मगन था। इतने से दिनों में वो जितने शहर फिर सकते थे फिरे थे। कल उनकी यहीं से वापसी की फ़्लाइट थी। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा। फ़ोन बंद करके सेंट्रल टेबल पर रखता वो वॉशरूम में बंद हो गया। ज़मीन कुछ देर पहले ही फ़ोन की आवाज़ पर उठ चुकी थी, लेकिन अभी बिस्तर से बाहर निकलने का उसका मूड नहीं था। लिहाजा ऐसे ही सोती बनी दानील की बातें सुन रही थी। जब आखिरी चंद जुमलों पर वो लम्हा भर के लिए शदद्दा रह गई। आखिर वो कौन थी जिसने उसे शादी के लिए कहा था? वो हैरान होती कुछ घबराए दिल से उसका वॉशरूम में जाने का वेट करती रही। जैसे ही वॉशरूम के दरवाजे के बंद होने की आवाज़ आई वो अपनी जगह से उठती सेंटर टेबल पर रखे उसके मोबाइल को तजस्सुस के मारे देखने लगी। इत्तेफाक था कि अभी उसका मोबाइल अनलॉक नहीं हुआ था। जैसे ही उसने कॉल लॉक खोली उसे लगा कमरे की छत उसके सर पर आ गिरी हो। वो कोई और नहीं उसकी अपनी माँ का मोबाइल नंबर था। खुद को वहाँ पर बमुश्किल हाजिर रखते उसने मोबाइल वापस रखा। आखिर उसकी माँ ने ऐसा क्यों किया था और क्या कहा था कि वो जो उसके साथ शादी के लिए मान नहीं रहा था वो फ़ौरन मान गया था? वो जो हमेशा अपनी इज़्ज़त नफ्स को बरकरार रखती थी, इस वक्त जैसे उसके अंदर कुछ टूटा था। और फिर सारा दिन और वापसी तक वो गायब दिमाग से ही रही। वो जो खुश थी कि उसकी मोहब्बत ने दानील के दिल को नरम कर दिया था। आधी अधूरी बात जानने के बाद वो सब खुशी मलिया मीठ हो गई थी। अब उसे इंतज़ार था कि वो कब अपने घर जाए और अपनी माँ से पूछे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था। जी दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये एपिसोड जो तहरीर किया है अना इलियास ने? यकीनन पसंद आई होगी। आप हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। टिल देन नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।